Hello everyone, I am Deepika and today we're going to do King Lear. It's a play by William Shakespeare, and just like Hamlet and Macbeth, this is also a tragedy. In the video, we're going to do the characters, themes, and of course, I'm going to make you understand the entire play. So let's get started. शुरुआत में हम थीम से डिस्कस करते हैं किस तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम इन द प्ले, क्योंकि सारा का सारा जो आइडिया है प्ले में वो इसी थीम के ऊपर रिवॉल्व करता है एंड देन द अदर थिंग्स हैपन. Lear एक old character है. He's the king of Britain and he's old. He divides the property between two of his daughters out of three, and how that this leads to destruction of all the familial relationships. And इसका एक subplot है. ग्लॉस्टर एक और कैरेक्टर है और किस तरीके से उसकी फैमिली में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे प्ले में. अथॉरिटी एंड ऑर्डर. अथॉरिटी बहुत प्रोमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्ले का. किंग लेयर की अथॉरिटी ही थी जो पावर उसे दे रही थी. एज सुन एज ही लॉस्ट हिज अथॉरिटी ही लॉस्ट एवरीथिंग. He lost order, he lost authority, he lost power. Disintegration, chaos, and nothingness. This is what actually happens in the play. Everything falls apart. There's a lot of chaos, many deaths, which is why it's a tragedy. And in the end, you'll see that nothing is actually left. ओल्ड एज, जिस तरीके से ओल्ड एज में कहूंगी अभी भी बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है इस एज में. व्हेन वी आर रीडिंग दिस प्ले, स्टडिंग दिस प्ले, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में या तो ओल्ड एज होम भेज देते हैं या फिर उन्हें डिसोन कर देते हैं. एक तरीके से देखा जाए तो ये प्ले भी उसी तरीके से लिखा गया है और कुछ कहीं बहुत हद तक उसी थीम पर रिफ्लेक्ट कर रहा है. ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट. मेटाफोरिकली ब्लाइंडनेस को यूज किया गया है यहाँ पे. हाउ द कैरेक्टर्स कांट सी थ्रू, और इनसाइट मतलब जो एक्चुअल रियलिटी है दे फेल टू परसीव इट, दे फेल टू अंडरस्टैंड इट. जो भी फ्लैटरी या बिट्रेयल है वो सब कुछ वो ऑन फेस वैल्यू ले लेते हैं एंड दे फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस. और उसके बाद रिकंसिलिएशन दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द प्ले, बट देन बाय देन almost everybody is dead, good and bad, both the characters, both kinds of characters. और reconciliation जब होता है तो you do not even feel कि हाँ reconciliation actually हो रहा है, but जो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकंसिलिएशन होता है वो हम लेयर और कॉर्डेलिया के रिलेशनशिप का बोल सकते हैं. फादर एंड डॉटर, किस तरीके से लेयर एट द एंड रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही एक्सेप्ट्स कि उसकी गलती थी, एंड कॉर्डेलिया एंड दे बोथ फिर से उनका जो रिलेशनशिप रिवाइव होता है उसके लिए हम वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं रिकंसिलिएशन. सो ये थी हमारी थीम्स. अब मैं कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी. King Lear, the main character and the tragic hero of the play, and he is the king of Britain. Cordelia, youngest daughter of King Lear. Gondrel and Regan, they both are daughters of King Lear. And Albany is Gondrel's husband and Cornwall is Regan's husband. Gloucester, जैसे मैंने अभी बोला आपको थीम्स में कि जो भी किंग लेयर की लाइफ में या फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, ग्लॉस्टर की लाइफ में भी सेम उसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. और एक तरीके से ग्लॉस्टर का जो कैरेक्टर है वो फॉइल की तरह एक्ट करता है जो किंग लेयर की लाइफ है उसका. Edgar and Edmund, they both are son of Gloucester. और जो Edmund है, Edmund is the illegitimate son of Gloucester and Edgar is the legitimate son of Gloucester. Kent here is very very honest and loyal earl या जो किंग लेयर का है. एंड फूल बहुत जनरली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सारे के सारे शेक्सपियर प्लेस में जहां पे उसको यूज किया जाता है एज अ कैरेक्टर, क्योंकि वैसे कहने के लिए ये कैरेक्टर फूल का है, बट ही इज शोन एज द मोस्ट सेन पर्सन इन द प्ले जो क्रिटिसाइज कर सकता है सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसको एंड कैन गेट अवे विद इट. बिकॉज फूल को हम क्या कंसिडर करते हैं, एक मैड पर्सन, समवन हु इज नॉट सेन, राइट. बट हियर फूल ही है जो सही बातें कर रहा है और सब कुछ हमें दिखा रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है सोसाइटी में. सो उसकी कॉमेंट्री इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है प्ले में. ये हुआ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन. अब हम शुरुआत करेंगे हमारे प्ले की. सबसे पहले प्ले खुलता है जिसमें हमें पता चलता है किंग लेयर इज एन एजिंग किंग ब्रिटेन का, और वो चाहता है कि वो अपनी ओल्ड एज में थोड़ा रिलैक्स करे, शांत रहे, एंजॉय करे. तो इसलिए वो सोचता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है, किंगडम है, उसको डिवाइड कर दिया जाए. वैसे अपनी बेटियों के बीच में बेसिकली अमंग ऑल हिज 3 daughters ही वांट्स टू डिवाइड इट. बट देन एक
टेस्ट लेता है वो उसके लिए। सो वो टेस्ट अगर देखा जाए, अगर आप किसी से बोलेंगे कि हाउ मच डू यू लव मी, तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऐसे हम बोलते हैं। तो इस प्ले में ये बहुत ही अच्छे से प्रिसाइसली फिट होता है, क्योंकि जो इसकी दो बेटियां हैं गॉन्ड्रेल एंड रीगन, वो वर्ड्स यूज करती हैं। दे use words as tool to impress King Lear, manipulates his feeling and influences King Lear's feeling। और उससे क्या होता है, किंग लियर एकदम इम्प्रेस हो जाता है गॉन्ड्रेल और रीगन के वर्ड से। जब थर्ड आती है बारी कॉर्डिलिया की, कॉर्डिलिया वैसे सबसे प्यारी बेटी होती है किंग लियर की, ही लव्स हर द मोस्ट। लेकिन जब इस टेस्ट को गो थ्रू करने की बारी होती है तो कॉर्डिलिया बस, she says that she can't express her love for her father in words. She says that she loves him as much as a daughter should do, and usko express karne ki zarurat nahi hai. She doesn't feel the need to express her love in words. First thing, second of all, she also says कि अगर उसकी बहनें इतना ज्यादा प्यार करती है अपने फादर से, तो they wouldn't have gotten married, उनके husbands नहीं होते। जब ये लियर सुनता है, ही गेट्स वेरी एंग्री, क्योंकि ही वॉज वेटिंग कि वो भी वर्ड्स में एक्सप्रेस करे अपने लव को। और एक तरह देखे जाए तो आउटराइट फ्लैटरी हम बोल सकते हैं कि किंग लियर बस वेट कर रहा था फ्लैटर होने का, कि उसे वर्ड्स उसके सामने, इंप्रेसिव वर्ड्स उसके सामने रखे जाएं उसके लिए, और वो बस खुश होके बोल दे कि हाँ ठीक है, आई एम हैप्पी, और मैं डिवाइड कर देता हूँ अपनी प्रॉपर्टी। जब कॉर्डिलिया इस टेस्ट में फेल हो जाती है अकॉर्डिंग टू लियर, ही गेट्स वेरी एंग्री एंड बैनिशेस हर, डिसोन्स हर, और वो डिवाइड कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को अपनी दो बेटियों के बीच में, गॉन्ड्रेल एंड रीगन। अब कॉर्डिलिया के लिए बर्गेंडी का एक ड्यूक होता है, वो वहां पे वेट कर रहा होता है शादी के लिए, एंड ऑल्सो किंग ऑफ फ्रांस। अब उन दोनों को पता चलता है कि अब कॉर्डिलिया को डिसऑन कर दिया है, she'll not get any part in the inheritance। तो ड्यूक ऑफ बर्गेंडी refuses to marry her and says that no, I don't want her without anything, मतलब प्रॉपर्टी अब इसके पास कुछ है नहीं, so I am not going to marry her। But King of France on the contrary gets very impressed by Cordelia's honesty and he agrees to marry her। So what does King Lear do? He says, okay, get married, I am not going to give her any property, and he sends Cordelia with King of France without any blessings, which is also very sad because Cordelia of course loved her father, but the father couldn't understand her love just because she failed to express her love in words। उसके बाद कैंट को जब ये पता चलता है, कैंट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। कैंट बहुत ही लॉयल एक अर्ल है, काम करता है किंग लियर के लिए, जस्ट लाइक ग्लॉस्टर। और जब कैंट लियर को बोलता है कि जो भी आपने एक्शन लिया है या फिर आपने बैनिश किया है अपनी खुद की डॉटर को, दैट्स नॉट राइट, यू शुड नॉट हैव डन दैट एंड यू शुड नॉट हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ऑफ योर डॉटर्स। तो किंग लियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड ही बैनिशेस हिम ऑल्सो। उसको बोलता है कि विद इन 6 days यू शुड लीव माई किंगडम, यू शुड जस्ट गो अवे फ्रॉम माई कास्टल। कैंट चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरे, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लॉस्टर और लियर की जो फैमिलीज की प्रॉब्लम है वो एकदम पैरेलल चल रही होती हैं एक दूसरे से। तो अब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एडमंड और एडगर को, जो कि बेटे हैं ग्लॉस्टर के। हमें ये भी बता दिया जाता है इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्ले, जो एडमंड है, ही इज द इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लॉस्टर, विच मीन्स दैट आउट ऑफ मैरिज वो पैदा हुआ था। अडल्ट्री की थी ग्लॉस्टर ने उसकी मदर के साथ, मतलब ही वाज नॉट मैरिड, और दैट्स हाउ एडमंड वाज बोर्न। एडगर ऑन द अदर हैंड, एडगर उसका एक्चुअल बेटा है, लेजिटिमेट सन है। बट एडमंड बहुत ज्यादा प्लॉटिंग करता है अगेंस्ट एडगर एंड हिज ओन फादर, क्योंकि एडमंड को इस चीज का बहुत रिजेंटमेंट है कि उसको एक राइट पोजीशन नहीं मिली है या फिर राइट रिकॉग्निशन नहीं मिला है सोसाइटी में, कि जो एक बेटे को मिलना चाहिए। बिकॉज द वे सोसाइटी ट्रीट्स हिम और लुक्स एट हिम, he abhors that, he hates it। so उसको एक अपना राइट चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए, और उसकी वजह से वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है ग्लॉस्टर और एडगर्ड के अगेंस्ट, सो दैट ही कैन बी द नेक्स्ट ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, और वो रूल करे और वो इनहेरिटेंस उसमें प्रॉपर्टी में उसको सारा हिस्सा मिल जाए। तो वो क्या करता है, अपने फादर को इंस्टिगेट करता है अगेंस्ट एडगर, और वो बोलता है कि एडगर ग्लॉस्टर को मारना चाहता है और ऐसा एक्चुअली में कुछ है नहीं। और एडगर को वो बोलता है कि ग्लॉस्टर तुमसे बहुत एंग्री है, और एडगर को उसका कुछ आइडिया नहीं है, ही थिंक्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो एडगर पूरी प्लॉटिंग करता है कि वो ग्लॉस्टर और एडगर दोनों अगेंस्ट हो जाए एक दूसरे के। और अब
एक ऑसवर्ल्ड हमें बताया गया है, हु इज अ चीफ सर्वेंट ऑफ गॉनरल इन द कासल। अब जब आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी बिटवीन दीज टू डॉटर्स हु वर स्कीमिंग अगेंस्ट किंग लियर सिंस टाइम इमेमोरियल, बिकॉज मेंशन नहीं किया है कब से, बट देन इन दोनों को पता था कि ऐसा कुछ होगा और उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि किंग लियर जब डिवाइड कर देगा प्रॉपर्टी, उसके बाद किंग लियर की जो भी अथॉरिटी उसके पास बची होगी उस अथॉरिटी को वो एकदम थिन डाउन कर देंगे, मतलब उसकी पूरी अथॉरिटी उससे ले लेंगे। तो अब क्या होता है, किंग जब गॉनरल के पास किंग लियर रहने के लिए आता है तो किंग लियर को उसकी बेटी बोलती है दैट यू कांट लिव विद ऑल द नाइट्स। जो 100 नाइट्स किंग लियर के आते हैं गॉनरल के घर में उसके साथ रहने के लिए, किंग लियर के किंग जो अथॉरिटी रिप्रेजेंट और पावर जो उसके नाइट्स करें गॉनरल, वो उसे छीनना चाहती है, बोलती है कि ये सारे के सारे नाइट तो यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और वो ओसवर्ल्ड जो चीफ सर्वेंट है उसको बोलती है कि जितने भी किंग लियर के नाइट्स हैं उनकी कोई कमांड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और मेरा जो फादर है वो एब्नॉक्शियस है, मतलब ही इज ओल्ड, ही इज गेटिंग मैड, इरेशनल, और उसके कोई भी किसी भी नाइट की कोई भी कमांड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब लियर को ये पता चलता है ही गेट्स वेरी एंग्री, और वो अपनी डॉटर के साथ जब बात करता है तो डॉटर बोलती है कि आई वांट यू टू गेट रिड ऑफ दीज 50 ऑफ योर मेन, एंड लियर इज नॉट अग्रीइंग टू इट एंड ही गेट्स सुपर एंग्री, और उसको लगता है कि शी इज नॉट ट्रीटिंग हिम राइट एंड एक्सेट्रा। ऑल्सो केंट एक, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही लॉयल था लियर के लिए और उसको बैनिश कर दिया लियर ने अपने कोर्ट से। तो केंट दोबारा आता है सर्व करने के लिए अपने किंग को, जो कि he comes disguised as Caius, मतलब वो किसी और का मतलब ड्रेसअप करके आता है so that King Lear can't recognize him. So when Lear talks to him, वो एकदम honestly outspoken तरीके से उससे बात करता है। Lear gets impressed with his honesty और उसको बोलता है कि ठीक है, you come with me and you work under me. Lear, अब Kent को again चांस मिल जाता है King Lear को सर्व करने का। फूल यहाँ पे एंटर करता है, फूल्स एंट्री यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है सेकंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे फूल अपनी एक कमेंट्री देता है जहाँ पे वो एक बार सजेस्ट कर देता है ऑडियंस को कि जो भी लियर ने डिसीजन लिया है इट्स सुपर बैड फॉर किंग लियर बिकॉज इज गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि लियर को पता चलने वाला है कि उसकी दोनों बेटियों में से एक्चुअली में उसको कोई फेथफुल, उसके लिए कोई भी फेथफुल नहीं है और दोनों ने उसे बिट्रे किया है, और जो उसकी एक्चुअल डॉटर थी वो वाज कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसको ही उसने बैनिश कर दिया और उसको ही उसने अबंडन कर दिया। एक और मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, लेटर जो एडमंड प्रेजेंट करता है ग्लॉस्टर को, जिसमें लिखा होता है कि एडगर अपने फादर के अगेंस्ट स्कीम कर रहा है। सो दिस वाज द एंटायर आइडिया ऑन दिस स्लाइड। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब नाउ एडमंड को एक नाइट आके बताता है किस तरीके से कॉर्नवॉल और रीगन उसको विजिट करने आने वाले हैं। एडमंड सीज एज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, उसे लगता है कि अब वो इंस्टिगेट कर सकता है इन दोनों को भी अगेंस्ट एडगर। अपने फादर को तो अगेंस्ट कर ही दिया था उसने एडगर के, अब वो इन दोनों को भी करना चाहता है। तो एडगर को जाके और एक नाइट उसे एक और चीज बताता है कि किस तरीके से ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल के दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस हैं, जो दोनों बहनें हैं उन दोनों के हस्बैंड हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो एडमंड ये जाता है और एडगर को बोलता है कि एल्बनी जो दूसरा वाला ड्यूक है, एडगर उसको फेवर करता है, इसलिए कॉर्नवॉल उससे बहुत एंग्री है, पहली चीज। और दूसरी चीज जब वो सुनता है उसका फादर अप्रोच करता है, वो एडगर को बोलता है कि फादर को पता चल गया कि तुम कहाँ छुपे हुए हो, इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू बी हियर, यू शुड रन अवे। तो वो मतलब लाइक नकली बेसिकली फॉल्स एक स्वॉर्ड फाइटिंग करते हैं जिसमें एडगर भाग जाता है और एडमंड के हाथ में स्वॉर्ड होता है, वो अपने फादर को दिखाता है, अपने आप को ही वूंड कर लेता है वो, और फिर जब उसका फादर आता है तो उसको दिखाता है कि किस तरीके से एडगर ने उस पर अटैक किया, और अपने फादर को बोलता है कि एडगर वांटेड एडमंड टू प्लॉट विद हिम अगेंस्ट ग्लॉस्टर। जब ग्लॉस्टर को ये पता चलता है ही गेट्स सुपर एंग्री, उसको लगता है कि मेरा खुद का बेटा मेरे अगेंस्ट हो गया है, और एडमंड जो उसका इलेजिटिमेट सन है ही इज लॉयल टू हिम, जस्ट लाइक हाउ लेयर डजंट गेट टू नो द रियलिटी। यहाँ पे ग्लॉस्टर को भी कुछ रियली नहीं पता चल रहा है रियलिटी क्या है। जो अब दो लेटर आए होते हैं रीगन को, रीगन द सेकेंड डॉटर ऑफ लियर, एक तो उसके फादर ने लिखा होता है लियर ने, और दूसरा उसकी सिस्टर ने लिखा होता है। फादर ने लिखा होता है हाउ गॉनड्रिल हैज ट्रीटेड हिम, और सिस्टर जो गॉनड्रिल है उसने लिखा होता है कि हाउ शी ट्रीटेड द फादर एंड एक्सपेक्ट्स रीगन टू आल्सो डू द सेम। तो ये डिस्कस करती है ग्लॉस्टर के कासल में इस सब चीजों के बारे में। तभी केंट आता है और केंट इज सुपर अपसेट क्योंकि लियर को लियर का जो लेटर होता है एक्चुअली वो लेकर आता है वो, और केंट बाहर देखता है ऑसवर्ल्ड को जो कि गॉनड्रिल का चीफ सर्वेंट है,
ऑसवर्ल्ड को देखता है और केंट को आ जाता है गुस्सा. ही स्टार्ट्स टू फाइट विद ऑसवर्ल्ड. ऑसवर्ल्ड से लड़ाई करता है और उसके बाद जो ऑसवर्ल्ड है वो बहुत जोर से आवाज लगाता है. कॉर्नवॉल, रीगन और एडमंड बाहर आ जाते हैं और ग्लॉस्टर भी साथ में. और जब केंट को देखते हैं कि किस तरीके से उसने ऑसवर्ल्ड पे अटैक किया है तो दे शैकल हिम. शैकल मतलब उसको बांध देते हैं चेन्स में. ग्लॉस्टर डजंट लाइक इट. ग्लॉस्टर से कहता है कि अगर तुम केंट को कर रहे हो ऐसा, जो कि यू नो ही इज समवन हु इज वर्किंग फॉर किंग लियर, इट मींस इट्स अ डायरेक्ट इंसल्ट टू हिम, टू द किंग. तो इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ग्लॉस्टर बस कह के रह जाता है. और केंट को वहां पे व्हेन ही शेकल्ड और वो कहीं जा नहीं पा रहा है, उसको बांध दिया गया है, तब उसको मिलता है कॉर्डिलिया का लेटर. उस लेटर में लिखा होता है किस तरीके से फ्रेंच आर्मी इन्वेड करने वाली है इंग्लैंड में एंड हाउ शी इज प्लानिंग टू हेल्प हर फादर, और किस तरीके से पीस रिस्टोर करना चाहते हैं वो इंग्लैंड में. जितना कयोस हो रखा है सबको सही करना चाहते हैं. एडगर भाग रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर टॉम. नाउ हु इज पुअर टॉम इन द प्ले? एडगर, जैसे हमें पता है, ग्लॉस्टर इज अगेंस्ट हिम. कॉर्नवॉल एंड रीगन को भी पता चल गया है कि वो मतलब इज इन द फेवर ऑफ एल्बनी, और उनको लग रहा है कि नहीं, इसको पनिश करना चाहिए. तो एवरीवन इज आफ्टर हिज लाइफ. सो एडगर रियलाइजेस इफ ही इज गोइंग टू स्टे इन द सेम क्लॉथ और इसी तरीके से वो घूमेगा तो इट विल बी इजी फॉर पीपल टू हंट हिम डाउन. तो वो क्या करता है, वो अपने कपड़ों को उतारता है, वो एकदम डर्टी फिगर अपना कर लेता है एंड ही डिस्गाइजेस एज पुअर टॉम, कि मतलब उसे कोई पहचान ना पाए. वो ऐसे घूमता है एंड ही डिसाइड्स कि वो घर घर जाके शेल्टर मांगेगा और फूड मांगेगा, और दैट्स हाउ ही इज गोइंग टू लिव सो दैट ही कैन सर्वाइव. अब लियर यहाँ पे जब पहुंचता है तो लियर वॉन्स, वो सबसे पहले केंट को देखता है. ही इज रियली अपसेट सीइंग केंट शैकल्ड. ही गेट्स वेरी एंग्री एंड ही आस्क फॉर रीगन एंड कॉर्नवॉल टू कम आउट एंड मीट हिम. इनिशियली दे बोथ रिफ्यूज टू मीट हिम. बोलते हैं कि हम लोग बहुत थक गए हैं, वी डोंट विश टू मीट लेयर. लेकिन लेयर बहुत इंसिस्ट करता है तो वो बाहर निकल के आते हैं. उसके बाद लेयर यहाँ पे बताता है रीगन को हाउ गॉन्ड्रेल ट्रीटेड हिम एंड एक्सेट्रा. और रीगन यहाँ पे लेयर को ही ब्लेम कर देती है, जस्ट लाइक अ सिस्टर, दैट ही इज ग्रॉन ओल्ड. वो ओल्ड हो गया है, इरेशनल हो गया है, इलॉजिकल हो गया है, इसीलिए उसके साथ कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है. एंड ही शुड बिहेव नाइसली. और जो उसके नाइट्स हैं उनको एकदम भेज देना चाहिए, अपने साथ नहीं रखना चाहिए. लियर इस चीज से एकदम ही ही गेट्स अपसेट अगेन. और उसी मोमेंट पे गॉन्ड्रिल आ जाती है और गॉन्ड्रिल और रीगन एकदम गैंग अप करके अगेंस्ट लियर बात करने लगते हैं. और पहले रीगन बोलती है कि जो तुम्हारे 100 men है उनमें से मैं चाहती हूँ बस 25 नाइट्स ही रहें. और उसके बाद किंग लियर इज अपसेट कि बस 25 तो मैं नहीं रखूंगा, आई एम आउटराइटली अगेंस्ट इट. और वो गॉन्ड्रिल की तरफ मुड़ जाता है. और गॉन्ड्रिल ने पहले उसे ऑफर दिया था कि दैट शी वांट्स हिम टू कीप ओनली 50 men. तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं 50 men रख लूंगा और 50 men मुझे रखने दो गॉन्ड्रिल. लेकिन गॉन्ड्रिल इस टाइम पे शी फ्लिप्स और वो बोलती है नहीं, वी डोंट वॉन्ट यू टू कीप एनी मैन एट ऑल, वी डोंट वॉन्ट यू एट ऑल. तो किस तरीके से अब लियर ने, जिसने खुद की पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों के नाम कर दी, अपना पूरा रूल, सब कुछ अथॉरिटी उन दोनों में डिवाइड कर दिया, इन दोनों ने उससे सब कुछ लेना चाहा. जो उसके मैन थे उसको भी, रादर वो उसको शेल्टर भी देने के लिए तैयार नहीं अपने घर में. किंग लियर को यकीन ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके से उसकी बेटियां जो हैं पार के लिए इतनी मैड हो गई हैं, इतनी क्रूअल हो गई हैं और उसे इतने गंदे तरीके से उन्हें बिट्रे कर दिया है. और ये एक इंसल्ट जिस तरीके से लेयर को, मतलब गॉन्ड्रिल और रीगन की तरफ से मिलती है, ही इज जस्ट नॉट एबल टू डाइजेस्ट. समझ नहीं आता है कि इतनी रूड कैसे हो सकती हैं उसकी बेटियां उसके साथ. अब किंग लियर रिफ्यूज कर दिया उसको किसी ने भी अपने घर में शेल्टर देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल गॉन्ड्रिल एंड रीगन. तो वो बहुत ही दुखी होके गुस्से में एकदम स्टॉर्मी वेदर में निकल जाता है बाहर. केंट उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन ही जस्ट कांट फाइंड लियर. उसे पता नहीं है अभी कहाँ पर है लियर. रास्ते में उसे मिलता है एक नाइट, जो लियर का, इतने सारे नाइट्स थे उनमें से एक नाइट. तो वो केंट उस नाइट को बताता है कि फ्रेंच आर्मी इज प्लानिंग टू इन्वेड इंग्लैंड और किस तरीके से वो हेल्प करना चाहती हैं जो भी लियर का कॉज है उसको, मतलब लियर को बेसिकली हेल्प करना चाहती हैं. और फ्रेंच आर्मी क्यों हेल्प कर रही है, क्योंकि अब क्वीन जो है फ्रेंच की वो है कॉर्डिलिया, हु गॉट मैरिड टू किंग ऑफ फ्रांस. तो इसीलिए वो अपने फादर को सही देखना चाहती है. शी रिमेम्बर्स क्या हुआ था और उसको पता है क्या हो रहा होगा लेयर के साथ अभी. तो केंट बोलता है नाइट को कि जाओ, डोवर इज अ प्लेस इन सदर्न साइड ऑफ इंग्लैंड, वहां पे इट्स नियर टू फ्रांस. तो वहां से
जो आर्मी है वो वहां से इन्वेड करना शुरू करेगी, और उसको पता है कि वो वहां पे लोगों को मिल सकता है, उन आर्मी से कुछ नाइट्स को मिल सकता है जो कि कॉर्डेलिया का पर्पस लेकर आ रहे हैं, इंग्लैंड में घुस चुके हैं। और वो एक रिंग देता है उस नाइट को, बोलता है कि ये रिंग स्पेशली तुम कॉर्डेलिया तक पहुंचाना, उसको पता चल जाएगा कि ये रिंग किसकी है और क्या हो रहा है एक्चुअली। कैंट जाता है, ढूंढता है, कोशिश करता है लियो को ढूंढने की, और उसे वो मिलता है एक हीथ पे। हीथ मतलब एक ओपन एरिया, मिट्टी से भरा, वहां पे किंग लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, लियर के जो इमोशंस हैं, एक अपहीवल जिसको हम बोल सकते हैं कि उसके इमोशंस आर जस्ट कमिंग आउट नाउ, एकदम कोई भी बैलेंस नहीं है। एक तरीके से इंसैनिटी का लेवल दिखाया गया है कि किंग लियर को यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि उसको इस हद तक धोखा दे दिया गया है। जो बाहर वेदर है इट्स ऑल स्टॉर्मी, तो दोनों में देखिए एनालॉजी की किस तरीके से बाहर भी एकदम स्टॉर्म है और उसके इमोशंस भी स्टॉर्मी है, मतलब पूरा का पूरा उसके दिमाग और दिल में एक स्टॉर्म की तरह उसके इमोशंस निकल के आ रहे हैं। वहां पे ग्लॉस्टर के कासल में, बैक देयर व्हाट इज हैपनिंग, अब एडमंड को very cleverly he's played on Gloucester's faith and belief। यहाँ पे ग्लॉस्टर बोलता है that I'm going to, first of all Gloucester tells his son that when I talked about Lear and his banishment and how Gondrel and Regan did not give him shelter, he didn't like it। अपने बेटे को वो ये बोलता है, एडमंड के साथ ये डिस्कस करता है, और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किंग लियर के पास जाऊं, उनको उसको ढूंढूं कहाँ पे है वो, ताकि मैं हेल्प कर सकूं एंड आई कैन गेट हिम बैक। वो बोलता है कि जिस तरीके से मुझे बोल दिया अपना मुंह बंद रखने के लिए गॉन्ड्रिल, कॉर्नवॉल और इन सब ने, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल वो फादर है और इनको इतना बुरे तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए था अपने फादर को। और क्लॉस्टर ये भी बताता है एडमंड को कि देयर इज अ लेटर इन माय रूम, जो फ्रेंच आर्मी का लेटर है, जिसमें लिखा है किस तरीके से फ्रेंच आर्मी इन्वेड करने वाली है इंग्लैंड में टू हेल्प लियर। और ये वाली बात एडमंड को लगती है इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, और वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज लेगा और वो बिट्रे करेगा ग्लॉस्टर को। और ग्लॉस्टर बल्कि पूरा भरोसे के साथ एडमंड को ये बताता है, और ग्लॉस्टर ये भी बोलता है साथ में अपने बेटे को कि यू कीप कॉर्नवेल engaged so that he does not get to know that I'm going after Lear, कि मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। Immediately as soon as Gloucester leaves, what does Edmund do? He goes to Cornwall, shows him the letter and tells him कि Gloucester has gone to look for Lear। और ये एक तरीके का ट्रीजन है। क्यों? पहले किंग कौन था? लियर, लेकिन अब रूल किसके पास है? रीगन एंड गॉन्ड्रिल। सो बेसिकली ग्लॉस्टर शुड फॉलो व्हाट दे बोथ से, बट ही इज नॉट डूइंग सो, और वो उनके रूल्स के खिलाफ, फेवर में उन्होंने बोला था लियर के कुछ भी नहीं बोलना है, लेकिन अब ग्लॉस्टर उनके रूल के खिलाफ जा रहा है लियर को ढूंढने के लिए। इस बात पे वो सारे बहुत एंग्री होते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये भी बताया जा रहा है, जो फूल और कैंट हैं अब किंग लियर के साथ, वो एक छोटा सा शेल्टर देख लेते हैं, मतलब बहुत रफली लूज कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक शेल्टर या हट टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, टू टेक शेड। तो वो लियर को बुलाते हैं अंदर, तो वो मना करता है आने के लिए, और वो बोलता है कि तुम लोग जाओ। एंड ही नील्स, मतलब वो अपने घुटनों पे बैठता है और वो ऊपर की तरफ देखता है, वो प्रे करने लगता है। पहली बार पूरे सिनेरियो में अभी तक हमें प्रे में बताया कि किस तरीके से किंग लियर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेज, और इस टाइम पे दिखाया है किस तरीके से उसमें अब काइंडनेस, कंपैशन या फिर लव फॉर नॉर्मल पीपल, वो ह्यूमैनिटी बेसिकली जो नॉर्मल एक ह्यूमन के लिए जो कंपैशन आता है वो अब उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले शायद उसको पता नहीं था व्हाट पीपल हु हैव रफ लाइफ गो थ्रू। अब जब वो उस खुद पोजीशन में है तो ही कैन एम्पथाइज, तो वो समझ पा रहा है वो। ऑल्सो इसी मोमेंट पे किंग लियर मिलता है पुअर टॉम से, और जब वो पुअर टॉम से मिलता है उसको देखता है किस तरीके से वो पूरा डर्टी है, ही डज नॉट हैव सफिशिएंट क्लोथ्स। तो वो अपने खुद के जो भी उसने अटायर पहना होता है, और ऑब्वियसली अगर वो किंग था तो उसका जो भी अटायर है इट्स वेरी ग्रैंड या फिर सुंदर जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो उसमें से कुछ ऑफर करता है पुअर टॉम को। और उस वक्त उसको रियलाइज होता है कि किस तरीके से जो क्लॉथ है या फिर अथॉरिटी है वो सब कुछ एक्चुअली कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंडरनीथ हम सारे ह्यूमन सब कॉमन है, इमोशन जो है सबके कॉमन है, हार्डशिप सबकी कॉमन है। तो यहाँ पे ही रियलाइजेस, और किस तरीके से वो एक ह्यूमन के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहा है कि किस वो उसी एक जो मैडनेस के वो वर्ज पे है। टॉम यहाँ पे हमें
मैड ही दिखाया गया है, लेकिन ही इज एक्चुअली नॉट मैड। तो किंग लियर उससे रिलेट कर पा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। अब ग्लॉस्टर पहुंचता है, वो कैंट को, पुअर टॉम को और फूल को लेकर आ जाता है एक शेल्टर पास में, उसके कासल के पास में एक जगह होती है वहां पे। और ग्लॉस्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पे उसके कासल के अंदर सब स्कीम कर रहे हैं टू किल लियर। वो चाहता है किंग लियर सेफ रहे, तो वो वहां पे उनको छोड़ के आता है और जल्दी से अपने कासल में घुस जाता है। अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि क्रॉनवॉल को, रीगन और गॉन्ड्रिल को पता चल गया है कि वो लियर को लेकर आ गया, और किस तरीके से फ्रेंच आर्मी के बारे में भी उनको पता चल गया है। और ग्लॉस्टर को इस मोमेंट पर पता चलता है कि एडमंड ने उसे धोखा दिया है। दिस इज हिज मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, व्हेन ही रियलाइजेस दैट हिज ओन सन वाज एक्चुअली राइट, बट हिज इलेजिटिमेट सन betrayed him completely and throughout till this moment. तो ग्लॉस्टर को बहुत गंदे से क्रूअली यहाँ पे हमें बताया गया है, ट्रीट किया जाता है। और पॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच में हमें फ्रेंच आर्मी के बारे में बता दिया गया है, यहाँ पे इंग्लिश आर्मी के बारे में बता दिया गया है। अब जो एक क्रुएलिटी ऑफ मैडनेस या फिर लस्ट जिसको हम देख सकते हैं पार का, वो एकदम हाइटेंड दिखाया गया है। ग्लॉस्टर की आंखों को डिग आउट कर दिया जाता है, बेसिकली ही इज मेड ब्लाइंड। और उसको ब्लाइंड करने का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्रूअल दिखाया गया है पूरे के पूरे प्ले में, क्योंकि एट द एंड सब कुछ रिकंसाइल हो जाता है कुछ हद तक, लेकिन वो कभी भी उसकी ब्लाइंडनेस जो है वो तो नहीं जा सकती है। सो इट्स फॉर एवर, जो उसकी मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस हमें पहले दिखाई गई थी, इट बिकम्स लिटरल हियर इन दिस सीन। और ग्लॉस्टर को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है कि उसने अपने बेटे की बात, जो लेजिटिमेट सन था, उसकी बात मानी, एंड ही डाउटेड हिज ओन सन। अब ग्लॉस्टर के साथ जो भी हाउ कॉमवॉल, रीगन एंड गॉनरिल आर बिहेविंग, एक नाइट देखता है ग्लॉस्टर का, ही गेट्स वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड ही अटैक्स क्रॉनवॉल। उसी अटैक में क्रॉनवॉल को थोड़ा सा लग जाता है और तब तक के नाइट को मार देती है क्रॉनवॉल की वाइफ, और नाइट वहीं पे मर जाता है बिफोर ही कुड किल कॉर्नवॉल। वो लोग क्लॉस्टर को एकदम दे थ्रो हिम आउट ऑफ द कासल। जो भी लेकिन ट्रीटमेंट होता है ग्लॉस्टर का, जो नाइट भी होते हैं रीगन, गॉनरेल और क्रॉमवेल के, उनको भी दे आल्सो पिटी द लाइक हिज सिचुएशन। वो उसको ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो किस तरीके से एक्चुअली जिनको थोड़ी, जो नाइट्स है जिनके पास कोई पावर भी नहीं है यहाँ पे इतना, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, एंड पीपल हु हैव पावर, हाउ दे बैडली दे ट्रीटेड ग्लॉस्टर। तो ग्लॉस्टर को जब पुअर टॉम देखता है, ही इज रियली डेवस्टेटेड सीइंग हिज फादर और ब्लाइंडेड उसको, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी तब भी रिवील नहीं करता है ग्लॉस्टर को। वो अब भी उसे बताता है कि वो पुअर टॉम ही है, ही इज जस्ट अ नॉर्मल मैन। उसके बाद Gondil, when she goes back to her castle, Albany gets to know what they did to Gloucester, and even till now she's not told him that उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, he's been made blind। तो जब एल्बनी को लेटर पता चलता है कि ग्लॉस्टर की आंखें निकाल दी हैं, ही रियली क्रिटिसाइजेस ऑल ऑफ देम, और उसको लगता है कि क्रॉनवेल की अगर डेथ हुई है, मतलब बिकॉज द नाइट कम्स एंड ही गिव्स इंफॉर्मेशन दैट क्रॉनवेल हैज डाइड, एल्बनी थिंक्स कि वो गॉड का जस्टिस है, बिकॉज Gloucester didn't deserve it and these people should not have treated Gloucester that bad। उसके बाद इतना सब कुछ सिनेरियो होने के बाद फाइनली लियर डोवर जाता है, जहां पे फ्रेंच आर्मी इज ऑलरेडी देयर वेटिंग टू स्टार्ट अ बैटल विद इंग्लिश आर्मी एंड टू टेक ओवर। तो लियर जब वहां पे जाता है, ही इज नॉट विलिंग टू सी कॉर्डिलिया, ही इज सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। उसको लगता है कि जिस तरीके से उसने कॉर्डिलिया के साथ बिहेव किया, एंड ही फेल टू सी थ्रू, और उसको नहीं रियलाइज हो पाया कि कॉर्डिलिया एक्चुअल उससे जो भी उसके इमोशंस थे वो रियल थे, और वो उससे कितना प्यार करती थी अपने फादर से। उसको किंग लियर को ऑन पूरी अपनी मैडनेस में वो ये सब कुछ को एनालाइज हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी अपनी बेटी को नहीं देखना चाहता है, ही जस्ट रोम्स अराउंड। और रीगन, एडमंड, गॉनड्रिल एंड लेटर, दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस हियर, अब रीगन और गॉनड्रिल में देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन फॉर एडमंड। दे बोथ वांट टू बी हिज मिस्ट्रेस। रीगन को लगता है शी इज अ विडो एंड शी शुड गेट, राइटफुली शी शुड बी द वन गेटिंग एडमंड, और गॉनड्रिल को लगता है कि नहीं, शी शुड गेट एडमंड। गॉनड्रिल एक लेटर भेजती है अपने चीफ सर्वेंट के साथ, हु इज ऑसवर्ल्ड, जिसमें वो लिखती है कि Edmund should kill Albany and get married to her। अब ये लेटर
ऑसवर्ल्ड रीगन को दिखाने के लिए रिफ्यूज कर देता है. रीगन इज रियली एक्साइटेड, शी वांट्स टू सी व्हाट इज देयर इन द लेटर, रिटन इन द लेटर, बट देन ऑसवर्ल्ड रिफ्यूजेस. रीगन बोलती है कि आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्राइज इफ यू गो एंड किल ग्लॉस्टर. सो ऑसवर्ल्ड स्टार्ट्स एंड ही गोज टू लुक फॉर ग्लॉस्टर. और इस टाइम के बीच में ग्लॉस्टर और एडगर कॉन्वर्सेशन हमें दिखाया है जिसमें ग्लॉस्टर इज टू टायर्ड एंड ही सेज दैट ही डजंट विश टू लिव एनी मोर एंड ही वांट्स टू गो टू अ क्लिफ, बेसिकली सजेस्टिंग दैट ही वांट्स टू कमिट सुसाइड. तो एडगर और उसको लेके जाता है क्लिफ के पास. ग्लॉस्टर वहां पे एक्चुअली मतलब ही उसको बेहोश हो जाता है, ही लूजेस हिज कॉन्शियसनेस. उसके बाद कुछ देर बाद जब ग्लॉस्टर कॉन्शियस होता है, एडगर वहां पे नहीं बताता है उसको हु ही इज. वो उसको एक जेंटलमैन की तरह बात करता है और उसको बताता है दैट यू डिड मतलब तुमने क्लिफ से कूदा, बट देन इवन गॉड डिडंट वांट यू टू डाई एंड यू हैव सर्वाइव्ड एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, सजेस्टिंग कि ग्लॉस्टर को सुसाइड कमिट नहीं करना चाहिए. तो इस जब ये दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑसवर्ल्ड आता है और वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ग्लॉस्टर को, बट ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज एडगर क्योंकि एडगर अभी डिस्गाइज्ड है. तो वो ग्लॉस्टर को मारने की कोशिश करता है और एडगर मार देता है ऑसवर्ल्ड को, और जो लेटर होता है ऑसवर्ल्ड के हाथों में जो गॉन्ड्रिल ने लिखा होता है उसको ले लेता है. एडगर ओपन्स द लेटर एंड ही रीड्स इट और उसमें लिखा होता है गॉन्ड्रिल यू नो वांट्स एडमंड टू किल एल्बनी. और ये लेटर अब एडगर चाहता है कि एल्बनी देखे. उसके बाद ऑसवर्ल्ड को वो वहां पे उसकी डेड बॉडी से वो लेकर लेटर यहाँ पे उसको पढ़ता है और पूरा का पूरा कोशिश करता है. एंड नाउ द बैटल बिगिंस बिटवीन फ्रेंच आर्मी एंड द इंग्लिश आर्मी, और जिसमें कॉर्डिलिया की आर्मी जो विच इज फ्रेंच आर्मी वो बैटल हार जाती है. तो एडमंड लियर को और कॉर्डिलिया को कैप्चर करवा देता है और जिस कैप्टन के पास वो कैप्चर्ड होता है उसको एक लेटर में ऑर्डर देता है जिसमें लिखा होता है दैट ही शुड किल कॉर्डिलिया. और वो चला जाता है उन दोनों को लेके. एल्बनी आता है, एल्बनी प्रेजेस एडमंड, लेकिन उसी बीच एडगर आ जाता है एंड ही रिवील्स हिज आइडेंटिटी एंड ही शोज द लेटर टू एल्बनी जिसमें गॉन्ड्रिल ने लिखा था टू गेट हिम किल्ड बाय एडमंड. और एल्बनी ये पढ़ता है एंड ही फेसेस कन्फ्रंट्स गॉन्ड्रिल. गॉन्ड्रिल इस डेस्परेशन में मतलब शी गेट्स सो नर्वस, शी गोज किल्स हरसेल्फ, और मरने से पहले आउट ऑफ जेलसी बिकॉज अगर उसे एडमंड नहीं मिला तो रीगन को भी नहीं मिलना चाहिए, शी पॉइजन्स हर ओन सिस्टर रीगन. तो इस तरीके से हमें पता चल गया गॉन्ड्रिल और रीगन की डेथ हो जाती है. और इस दौरान जब एडमंड को फिर से एल्बनी फेस करता है, कन्फ्रंट करता है, तो एडमंड रियली रिपेंट्स हिज एक्शन कि उसने जो भी किया उसको दुख है उस बात का, और वो एक नाइट को भेजता है ताकि वो उस जो भी उसने ऑर्डर दिया है लेटर में उसको कैंसिल आउट करवा सके. लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है क्योंकि कॉर्डिलिया को मार दिया होता है. like Lear enters with her dead body in his hands. Also it's told एडगर जो अपनी रिवील करता है आइडेंटिटी, और उससे पहले उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी ग्लॉस्टर को. तो ग्लॉस्टर इतना खुश हो गया था, लाइक ही वाज डिवाइडेड बिटवीन ग्रीफ एंड जॉय. ही एंडेड अप डाइंग, मतलब he couldn't take the pain and the joy and he died on the spot. So Cordelia dies, Lear dies when he sees his daughter dead, Gloucester dies, Gondel dies, Regan dies, and in the play at the end we just know that Kent survives, Edgar survives, and Albany survives, and Albany gives back the titles to Edgar and Kent. Kent is a little reluctant, but Edgar accepts the title and the power, and that's how the play ends. Basically, reconciliation is very short, जो कि कॉर्डिलिया और उसके फादर के बीच में होता है लेयर. इट्स शॉर्ट लिव्ड और उसके बाद दे बोथ डाई. सो इट्स अ ट्रेजेडी वेर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स डाई, द गुड वंस एंड द बैड वंस. सो आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्ले पूरा समझ आया हो. एंड इफ यू डिड लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर इट with your friends, subscribe to my channel, do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Till then, much love, thanks for watching.